नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देश भर में रामनवमी की धूम है और इस मौके पर पटना और रांची में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डाक बंगला चौराहे पर 45 झांकियां आकर्षण का केंद्र हैं और दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसमें पहली तस्वीर डाक बंगला चौराहे की है, जहां पर भव्य झांकी इस वक्त सड़कों पर निकली हुई। श्रद्धालुओं की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। 45 झांकियां इस वक्त आकर्षण का केंद्र हैं। झांकियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और झांकियों के स्वागत को लेकर डाक बंगला चौराहे पर भारी संख्या में श्रद्धालु देखिए उमड़े हुए हैं। उधर रांची की अगर बात करें तो रामनवमी की धूम रांची में भी नजर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तपोवन मंदिर पहुंचे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और पूजा अर्चना करने के साथ उन्होंने लोगों को रामनवमी की बधाई दी है। साथ ही जय श्री राम के नारे लगाए। तो पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और झांकियों का स्वागत करने के साथ आरती उतारी। तो रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रामनवमी की झांकियों का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ कई तमाम मंत्री आपको मंच पर एक साथ नजर आ रहे होंगे। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद रामनवमी का त्योहार इस बार भव्य तरीके से आयोजित भी और श्रद्धालुओं का हुजूम आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर अर्चना की गई, स्वागत किया गया झांकियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और खबर तो समझिए, चैत्र नवरात्रि नवमी को रामनवमी मनाई जाती है, जो तिथि आज है। चैत्र नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और हिंदू धर्म के लोग हर साल भगवान राम के जन्मोत्सव को बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। रामनवमी के दिन भगवान राम, माता सीता और राम भक्त हनुमान जी विशेष पूजा आराधना इनकी की जाती है और यही वजह है कि पताकों से आज आपको हर तरफ केसरिया रंग नजर आ रहा होगा। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। नवमी को धूमधाम से जुलूस निकाला जाता है। श्रद्धालु सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। नवमी को ही देवी दुर्गा की आराधना का पर्व समाप्त होता है। रामनवमी के अगले दिन नवरात्रि का पारण किया जाता है, यानी 9 दिनों तक जिन लोगों ने मां दुर्गा की आराधना की है वो 9 दिन की आराधना पूर्ण होती है और अगले दिन पारण होगा। और भव्य स्वरूप आज राजधानी तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त लोहरदगा से आ रही है, जहां पर हिरही में रामनवमी मेले में हिंसा और आगजनी की गई है। हिंसा में 4 लोग इस दौरान जख्मी हुए, जबकि 10 बाइक और एक पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर एक खास समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया और फिर मेले में पहुंचकर करीब 10 मोटरसाइकिल और एक पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया जाता है। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने भी जवाब में पत्थरबाजी की है। हिंसा में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर इस वक्त आ रही है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। मौके पर भारी संख्या में, हालांकि इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आपको नजर आ रही होगी। इन इलाकों में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए लोहरदगा डीसी, एसपी समेत कई अधिकारी इस वक्त घटना स्थल पर खुद कैंप कर रहे हैं। दोनों पक्षों में बातचीत कर सुलह कराने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। शोभा यात्रा में हमला करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग लगातार शोभा यात्रा में शामिल लोगों की तरफ से की जा रही है। रामनवमी को लेकर लोहरदगा जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, जिसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के हिरही में आज 2 समुदाय में झड़प हुआ, पथराव हुई, जिसके बाद आगजनी कर दर्जनों गाड़ी को आग के हवाला कर दिया गया है। आप पीछे देख सकते हैं कि दर्जनों गाड़ी आग के हवाले हो चुके हैं, जिसमें कई मोटरसाइकिल है और पिकअप वैन भी शामिल है। साथ ही यहाँ पे मेला लगाया गया था, जो कि पूरी तरह से मेला को आग में बदल दिया गया है और आग के हवाले पूरे मेला को कर दिया गया है। जिसके बाद मौके पर प्रशासन, जिला के उपायुक्त
पुलिस अधीक्षक के साथ एसडीओ बड़े आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ आए हैं और यहाँ दो पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है और ये पूरी तरह से ये क्षेत्र आगजनी का शिकार हो गया है और यह रामनवमी के मौका पर इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह से दो समुदाय में झड़प हुई और यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि विशेष समुदाय द्वारा पथराव किया गया, जिसके बाद से आगजनी मेला को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, इस वक्त स्थिति क्या है? जी, इस वक्त तो पूरे गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और जो भी घटना हुई थी उसे शांत कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के द्वारा लगातार प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा इस पर नजर रखी जा रही है और दोनों समुदाय के बीच सुलह करवाने की बात कही जा रही है। और फिलहाल घटना में 10 लोग से ज्यादा घायल होने की सूचना आ रही है और जिसमें 3 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। कौन कौन से अधिकारी इस वक्त घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं? जी, जिले के बड़े अधिकारी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ एसडीओ और थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी भी वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यालय के डीएसपी भी वहां कैंप कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अजान पर बिहार के मंत्री जनक राम के बयान का समर्थन किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान को आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने बेतुका बताया। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पर विचार मंथन जरूर होना चाहिए। अजान पर घमासान, हॉर्न तेज बजता है तो खुद को अच्छा नहीं लगता है, तो तेज साउंड में अगर कहीं बातें, जैसे अभी हम अपने बाइट दे रहे हैं और लाउड स्पीकर बजने लगे तो खुद को अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं इस पर विचार मंथन जरूर होना चाहिए। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान का शोर अब बिहार में सियासी घमासान का रूप ले चुका है। पहले बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने लाउडस्पीकर से अजान पर बैन की मांग की और अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह उनके समर्थन में उतर आए। गिरिराज सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। दुनिया के कई देश हैं जो एक खास मजहब के हैं, फिर भी वहां इतनी तेज आवाज में सवेरे लोगों के नींद को हराम नहीं करते। जनक राम जी ने जो कहा वो कानून सबके लिए बराबर है। गिरिराज सिंह के बयान को कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने बेतुका बताया है, जबकि अजान पर जेडीयू का कहना है कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। तो ऐसे सवाल जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना भारतीय संविधान की जो धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की जो परंपरा है उसके अनुकूल माना जाएगा। बीजेपी के नेता लगातार भाषाई आतंक फैला रहे हैं और अजान पर बयान दे रहे हैं। अजान और रामायण राजनीति का विषय नहीं है। बेरोजगारी से देश के युवा फांसी के फंदों पर लटक के खुदकुशी कर रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। रोक किस पर लगनी चाहिए? अजान पर, मीट पर। इन सिरफिरों को कौन समझाए कि आप पूरे देश को कंगाल, तबाह, बर्बाद कर चुके हैं। बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले इस अजान विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बैन की मांग की, जिसके बाद राज ठाकरे के समर्थकों ने मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यही नहीं, गायिका अनुराधा पौंडवाल ने भी लाउडस्पीकर पर बैन की मांग कर चुकी है और गायिका सोनू निगम ने भी सुबह की अजान पर आपत्ति जता चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज और प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए, मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए अजान होता है। अजान के जरिए नमाजियों को ऊंचे स्वर में बुलाया जाता है।
अजान विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से शुरू हुई। राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर बैन की मांग कर दी और इसके बाद यह मुद्दा महाराष्ट्र से बाहर निकलकर कर्नाटक तक पहुंच गया। कई हिंदू संगठनों ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करने तक की मांग कर दी, जिसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने लाउड स्पीकरों पर सख्त रुख अपनाया। दोनों जगह तेज आवाज की वजह से मस्जिद और मंदिरों को नोटिस दिए गए और यह कहा गया कि लाउड स्पीकर की आवाज स्वीकृत डेसिबल तक ही होनी चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी अब सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आवासीय इलाकों में 55 डेसिबल सीमा जो है वो निर्धारित की गई है। इससे बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, लोगों को इस वजह से परेशानी न उठानी पड़े। जबकि रात के वक्त में 45 डेसिबल असर की अनुमति है, लेकिन अक्सर मस्जिद की लाउड स्पीकर काफी लाउड होती है, आवाज लोगों को परेशानी पैदा करती है और यही वजह है कि समय समय पर, यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई मौकों पर समय समय पर अजान को लेकर के विरोध होते रहे हैं और अब ये विरोध कर्नाटक, महाराष्ट्र, वहां से होते हुए बिहार तक पहुंच चुका है। अब बात बोचहा उपचुनाव की, जिसकी जीत दर्ज करने के लिए एनडीए और आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बोचहा में एनडीए की तरफ से नेताओं की फौज उतर आई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार बेबी कुमारी के लिए वोट मांगा। अब हम इनका जीत का माल्यार्पण कर दें। हाथ उठा के बोलिए। बोचहा उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन एनडीए ने अपना दम दिखाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ बिहार सरकार के तमाम मंत्री और नेता एक मंच पर दिखे। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए एनडीए उम्मीदवार बेबी कुमारी के लिए लोगों से वोट की अपील की। आप जान लीजिए कि बचा उचा काम सब होता रहेगा और आगे बढ़ाएंगे, तो बेबी कुमारी को जिताइएगा, यही हम आप सब लोगों से अपील करने आए। तो क्या उम्मीद करें भाई, बेबी कुमारी को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताइए। तो माल्यार्पण कर दें, इनका कर दें। एनडीए नेताओं ने खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के विकास कार्यों को गिनाने के साथ ही लालू राबड़ी शासन की खामियां भी गिनाई। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, जब तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बिहार में है और उसका नेतृत्व जीतन मांझी कर रहा है, तो अंगद के तरफ पैर जमाए हुए हैं हम कि नीतीश कुमार को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी नीतीश सरकार के विकास कार्यों के नाम पर जनता से वोट मांगा। कि आपने प्रण किया है कि आने वाले दिनों में भी एनडीए के नेतृत्व में बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी आशा और आकांक्षा के साथ आपसे अपील करने आए हैं कि आप कमल निशान पर वोट देकर एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। बोचहा में बीजेपी की बेबी कुमारी, आरजेडी के अमर पासवान और वीआईपी की गीता देवी के बीच मुख्य मुकाबला है। एनडीए नेताओं ने एक मंच पर इकट्ठा होकर अपनी एकजुटता दिखा दी है, बाकी तो जनता मालिक है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, 12 अप्रैल वो तारीख जब बोचहा में उपचुनाव है। आज प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव के नतीजों से सरकार की हालांकि सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बोचहा उपचुनाव तमाम राजनीतिक दलों के लिए साख की लड़ाई जरूर है और यही वजह है कि सभी पक्षों ने इस उपचुनाव के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। जहां तेजस्वी यादव 2 दिनों से बोचहा में कैंप किए हुए हैं, तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। बीजेपी कैंडिडेट बेबी कुमारी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। एक मंच पर मौजूद एनडीए नेताओं ने अपनी पूरी एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की। दरअसल 2020 ये वो साल था जब ये सीट वीआईपी के खाते में थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया, जबकि एनडीए से अलग वीआईपी ने रमई राम की बेटी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में एक साथ चुनावी ताल ठोकने वाली कांग्रेस और आरजेडी, इन दोनों ने भी अपनी अपनी अलग अलग दांव यहां पर आजमाने की कोशिश जरूर की है।
यही वजह है कि बोचहां विधानसभा सीट पर होने वाला ये उपचुनाव बेहद खास, बेहद दिलचस्प और बेहद रोमांचित रहने वाला है, क्योंकि यहां पर ये राजनीतिक दलों की साख की लड़ाई नजर आती है। बात पाकिस्तान की करेंगे। जी हां, पाकिस्तान में सत्ता में रहने के लिए सेना को खुश करना बेहद जरूरी है। सेना को नाराज करने का खामियाजा इमरान खान भुगत चुके हैं। अब सोमवार को वहां नए पीएम का चुनाव होना है। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का पीएम चुना जाना हालांकि तय है, और ऐसे में सत्ता संभालने से पहले ही वो कश्मीर राग गाकर सेना को खुश करने में जुट गए हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता जाने के बाद अब वहां नए प्रधानमंत्री का चुनाव सोमवार को होगा। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए दोनों पक्षों की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। इमरान की पार्टी पीटीआई की ओर से पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पीएम पद का नामांकन दाखिल किया, जबकि संयुक्त विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र भरा है। इमरान की विदाई के बाद ये तय है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ही पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। शहबाज जरूर पाकिस्तान के नए पीएम बनेंगे, लेकिन पाकिस्तानी राजनीति की फितरत के मुताबिक उन्होंने राग पुराना ही अलापा है, वो राग है कश्मीर का। शहबाज ने कहा है कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, जो कश्मीर विवाद के समाधान होने तक संभव नहीं है। पाकिस्तान की राजनीति के जीन्स में ही कश्मीर राग बसा है। बिना कश्मीर राग के वहाँ प्रधानमंत्री बनना तो दूर, राजनीति करना भी मुश्किल है, और ये वहाँ की सेना को खुश करने के लिए भी जरूरी है। ये सेना की नाराजगी ही थी जिसकी वजह से इमरान को सत्ता गंवानी पड़ गई। सेना से ठानना इमरान को महंगा पड़ गया और अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। माना जाता है कि 2018 में पीएम बनने वाले इमरान को शुरू से ही सेना का समर्थन हासिल था, लेकिन 2019 में सेना प्रमुख बाजवा के कार्यकाल विस्तार को टालने की कोशिश सेना को खटक गई और पिछले साल आईएसआई चीफ के पद पर बाजवा के चहेते नदीम अंजुम की नियुक्ति में टालमटोल करना इमरान को भारी पड़ गया। पाकिस्तान में बिना सेना के इशारे के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में हाल के दिनों में पाकिस्तान की सियासत में सेना का न्यूट्रल होने का दावा करना मैच दिखावा ही जान पड़ता है, क्योंकि इमरान खान को सत्ता से बाहर करने की स्क्रिप्ट इस साल जनवरी से ही लिखी जाने लगी थी। दावा किया गया था कि शहबाज शरीफ ने इमरान को हटाने के लिए पाकिस्तान की सेना के साथ डील की है, और ये दावा आज सच साबित होता दिख रहा है। शहबाज अब सेना के इशारे पर ही पाकिस्तान की सत्ता चलाएंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने कश्मीर पर बयान देकर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर तो समझिए, भारत के साथ ही 1947 में पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, लेकिन अब तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कभी सेना ने तख्ता पलट कर दिया, तो कभी कोर्ट ने प्रधानमंत्रियों को अयोग्य घोषित कर दिया। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब मौजूदा प्रधानमंत्री की हत्या तक कर दी गई। पाकिस्तान में सेना का दखल हद से कहीं ज्यादा है। कई बार सेना ने सत्ता हथियाने की कोशिश की और अब तक 4 सेना प्रमुख पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज भी हो चुके हैं। यही वजह है कि 3 दशक से ज्यादा का समय तक पाकिस्तान में सेना का शासन रहा है। इस बार भी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान की कुर्सी जा चुकी है और अब सबकी निगाहें जो हैं वो सोमवार पर यानी कि कल जाकर टिक गई हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।